आज मैं आपको प्रेमचंद जी का दो बेलों की कथा पाठ पढ़ाना चाहती हूँ। दो बेलों की कथा पाठ प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी जो हैं इसके लेखक, उनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का जीवन बच्चों अभावों में बीता था। उनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग से नौकरी की, किंतु जब उनको भारत में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तब उन्होंने उसमें अपना पूरा भाग दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो सरकारी नौकरी थी वह भी उन्होंने उसके कारण छोड़ दी। प्रेमचंद जी ने कई कहानियां लिखी और उनकी मेन कहानी है मानसरोवर। उसको उन्होंने 8 भागों में बांटा है, जिसमें है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य में बच्चों बहुत अच्छा सा योगदान रहा है। उन्होंने साहित्य और सामाजिक परिवर्तन को सशक्त मतलब माना है अपने जीवन में, कि अगर कोई साहित्य और सामाजिक परिवर्तन करना चाहता है तो उसको साहित्य पढ़ना चाहिए। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, जिया और उसकी अभिव्यक्ति की, उसी में उन्होंने कथा साहित्य उनको मिलता गया। किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखकर, दलितों की जिनका शोषण होता है उनको देखकर, समाज के लोगों की दयनीय स्थिति देखकर, दुर्दशा देखकर, पशु का और मनुष्यों के प्रेम की, इस तरह से जो आंदोलन में, स्वाधीनता के आंदोलन में उनको कई चीज़ों पर उन्होंने अपने हस्तलेखन से, अपनी कार्यशैली से स्वाधीनता के आंदोलन में उन्होंने सहयोग किया और इस तरह से वह आगे बढ़ते रहे। उनका ये जो कथा साहित्य का जो संसार है बच्चों, वो बहुत ही व्यापक है। उन्होंने पशु पक्षियों के प्रेम के बारे में भी बताया है और उनकी भाषा बहुत सरल, मुहावरेदार, सजीव और रोचक भाषा है। तो जो ये दो बेलों की कथा है बच्चों, वह कथा में प्रेमचंद जी ने एक कृषक किसान समाज और पशुओं की दोनों की भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। हमें भी देखो बच्चों, जब हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए तो हमें आज़ादी के लिए कितना संघर्ष हमारे पुराने लोगों ने किया। तो इस कहानी में यही बताया उन्होंने कि स्वतंत्रता एकदम आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी में परोक्ष रूप से, मतलब जाने अनजाने में या छिपी हुई कहानी के आधार यही है कि आज़ादी का आंदोलन चाहिए या आज़ादी चाहिए, मतलब आज़ादी की भावनाओं से ये कहानी ओतप्रोत जुड़ी हुई है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। तो दो बेलों की कथा शुरू करने से पहले मैंने आपको अभी लेखक का परिचय दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दो बेलों की कथा में प्रेमचंद जी ने किस तरह के कहानी लिखी है, किस तरह से उन्होंने इनमें पशुत्व का प्रेम वर्णन किया है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी गधे की उपमा देते हुए बताते हैं कि गधा बहुत ही बच्चों सीधा साधा और सरल स्वभाव का होता है। अगर उसको कोई मार भी देता है तो वो वापस से गाय की तरह वापस मारता नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं करता, चुपचाप मार सहन कर लेता है। इसलिए उसको जो आदमी, मनुष्य जाति में भी बच्चों ऐसा ही है, जो आदमी अगर चुपचाप रहता है, शांति से रहता है, तो उसे हम एक जनरल भाषा में क्या कह देते हैं कि ये तो गधा है। गधा सचमुच ही बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत वफादार जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना और न देखा। अब लेखक ये कहते हैं कि अगर जैसे गाय है और गाय को बच्चा हुआ है, तो गाय के बच्चे को अगर कोई छीन लेता है या गाय ने अभी अभी बच्चा गाय का छोटा है और कोई उसको छीनने की कोशिश करता है, तो गाय को एक बार गुस्सा आ जाता है और गाय अपना सींग मारने लगती है। और कुत्ता भी ये कहते हैं कि वफादारी होता है। कभी कभी कुत्ते को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, अगर उसकी इच्छा के विपरीत कोई काम किया जाए
तो उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन गधा ऐसा है कि उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना, न सोचा, न समझा, कि उसे बिल्कुल किसी ने क्रोध करते हुए देखा ही नहीं। बच्चों, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। अब लेखक ये कहते हैं कि जिस तरह से गाय अपने बच्चे को ले लेने पर सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, कुत्ते को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वहीं पर गधा इतना सरल और सहज स्वभाव का होता है बच्चों, कि उसको कभी भी मारो, डालो या सड़ी हुई घास डालो, लेकिन वो कभी भी गुस्सा नहीं करता। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, एक वैशाख का जो महीना आता है उसमें एक आध बार गधा आवाज जरूर कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप की छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ सभी की दशा में उसे बदलाव नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसकी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। उस आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बच्चों, यहाँ लेखक कहते हैं कि गधे को कभी ना हमने हंसते हुए देखा है, न कभी रोते हुए देखा है, किसी भी दशा में उसको बदलते हुए नहीं देखा। जिस तरह ऋषि मुनि तपस्वी लोग अपने गुणों को छुपाए रखते हैं और एक पराकाष्ठा तक, मतलब एक लास्ट सीमा तक पहुंच जाते हैं, उस प्रकार आदमी उसे बेवकूफ कहता है, गधे को बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा, अच्छे गुणों का इतना, मतलब लेखक कहते हैं कि अच्छे गुणों का इतना नहीं हमने अपमान नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब यहाँ पर लेखक अपने देश को, भारत को दूसरे देश से जोड़ते हुए बताते हैं कि जैसे हमने अफ्रीका में काले गोरे की भेद नीति थी, आप सबने पढ़ा होगा या सुना होगा कि भारत में, अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा थी। काले गोरे का, ब्लैक एंड वाइट का ये लोग फर्क करते थे, वाइट रूल करते थे अफ्रीका पे। तो उस हिसाब से लेखक कहते हैं कि सीधा व्यक्ति जो होता है उसको हर कोई दबाता है, हर कोई छलता है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते थे, 4 पैसे के कुछ समय के लिए बचाकर रखते थे, जी तोड़कर मेहनत करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, 4 बातें सुनकर गम खाते थे, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते थे। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए तो शायद सभ्य कहलाने लग जाएंगे। जापान की मिसाल सामने है। एक विजय ने उसे संसार में सभ्य जाति में गण्य बना दिया। अब यहाँ पर कवि ये कहते हैं, लेखक जो है कहानी के, प्रेमचंद जी, कवि नहीं, लेखक जो है कहानी के, वो कहते हैं कि भारतीय जो है बेचारे वो इतने सीधे साधे हैं कि कोई शराब नहीं पीते, कोई बेफालतू में पैसा नहीं उड़ाते, बेचारे जी तोड़कर काम भी करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम भी खा लेते हैं, फिर भी उनको बदनाम कहा जाता है। जीवन के जो उनके आदर्श हैं उनको नीचा करते हैं, मतलब कि जो उन्होंने जो आदर्श बना रखे हैं उनके कारण उनको नीचा देखना पड़ता है। अगर भारतीयों को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता तो आज हमारी यह दुर्दशा, अंग्रेज हम पे राज नहीं करते, यह दुर्दशा हमारी नहीं होती। तो इसमें इन्होंने गधे से उपमा करते हुए बताया कि गधा भी इसी तरह से सीधा साधा भोला भाला पशु है जिसको कोई भी परेशान कर सकता है। जापान जो है उसने एक ही युद्ध में सबके सामने उसने संसार की जघन्य जातियों में अपनी गिनती करवा ली, लेकिन विरोध कर जापान ने अपनी गणना सभ्य जातियों में करवा ली। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं बच्चों कि गधे का जो एक भाई है वो छोटा और भी है, जो उसे कम ही गधा, और वह है बेल। थोड़ा कम है लेकिन गधे के समान ही है, वो बेल है। जिस अर्थ में हमें गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बेल को कभी कभी बछिया का ताऊ भी कहा जाता है। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी भी मारता भी है, कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि गधे का छोटा भाई एक और भी है। कौन है? बेल। अर्थात
कि बेल बेल के लिए थोड़े से मिलते जुलते कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं कि बछिया का ताऊ है, लोग बाग उसको बेवकूफ़ों में थोड़ा सा सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कि थोड़ा ही बुद्धिमान है बेल, ऐसा विचार लोगों के मन में आता है। क्योंकि बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी आइडियल भी बन जाता है, कभी कभी उसे गुस्सा भी आ जाता है, तो वह असंतोष अपनी भावनाओं को दिखाता है, संतोष भावनाओं को दिखाता है। मतलब गधे से उसका थोड़ा स्थान लेखक ने कम दिया, नीचा दिया है। अब यहाँ से बच्चों कहानी स्टार्ट होती है। झूरी काछी के दो बेलों के नाम थे हीरा और मोती। यहाँ पर एक व्यक्ति है झूरी काछी नाम का, जिसके 2 बेल हैं हीरा और मोती। ठीक है, 2 बछाई जाति के थे, दिखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। अब लेखक कहते हैं कि यहाँ पछाई जाति से तात्पर्य है बच्चों कि जो घर में पालतू पशुओं की जो एक जाति होती ना, उस जाति को पछाई जाति कहा जाता है, जो जिनको हम घर पे पाल सकते हैं। उस जाति के 2 बेल थे झूरी काछी नाम के व्यक्ति के पास में। वो देखने में सुंदर थे, काम उनका बहुत चौकस मतलब अच्छा था, डील डोल में वो शरीर में वो ऊंचे थे। बहुत दिनों तक साथ रहते उन दोनों में क्या हो गया, प्रेम हो गया। दोनों आपस आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब बच्चों क्या होता है कि जानवरों के पास भाषा तो होती नहीं है अब हमारी तरह, तो वो बोल नहीं सकते, तो अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करेंगे, तो वो मूक भाषा मतलब चुप रहकर एक दूसरे को देखकर बातों को आदान प्रदान करते थे। मतलब उसकी बात बिना बोले वो समझ लेता था दूसरा वाला, और दूसरे की बात वो पहला वाला समझ लेता था मन की। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था वह हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी। अब यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि उनमें शायद ऐसी कोई अंदर से भगवान ने अलग से शक्ति दी होगी, तो शायद बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते थे, जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। क्योंकि मनुष्य क्या है, ऐसी शक्ति से वंचित है, गुप्त शक्ति जिसको बोलते हैं, कि मनुष्य किसी के एक दूसरे के विचारों को नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो ये मूक बोलने बिना बोलने वाले जो जानवर हैं, वो जानवर एक दूसरे की भाषा को अच्छी तरह समझ सकते थे। तो मनुष्य के पास ये वाली क्वालिटी जो जानवरों की है वो मनुष्य के पास में नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपने प्रेम को प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग में भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते हुए भी धोल धप्पा होने लगता था। अब क्या था कि वो एक दूसरे को प्यार करते थे। कभी कभी कैसे करते थे, अपना प्रेम किस तरह से बताते थे बच्चों, कि वो एक दूसरे को चाट लेते थे अपनी अपनी जबान से, सूंघते थे पास में जाकर, तथा दोनों जो बेल थे वो दोनों एक दूसरे के में सींग मिलाते थे, लड़ाई करने के लिए नहीं, विग्रह के नाते से नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं, प्रेम के भाव से, आत्मीय भाव से, अपनेपन के भाव से दोनों एक दूसरे को सींग मिलाकर धक्का देते थे। तो दोनों क्या थे, दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्त थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती थी। जब तक वो धोल धप्पा नहीं करते, मतलब एक दूसरे को आगे पीछे धक्का वक्का नहीं देते, तब तक ऐसा लगता था कि उनकी दोस्ती कुछ अधूरी सी लग रही है। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते थे, उस वक्त एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी पीठ और गर्दन पर रहे। दोनों बेलों को जब गाड़ी में, बैलगाड़ी देखी होगी आपने, बैलगाड़ी में जब दोनों बेलों को जोत दिया जाता था, मतलब बांध दिया जाता था चलाने के लिए गाड़ी को, तो दोनों बेलों में से हर एक की यही इच्छा होती थी कि गर्दन पे मेरे बोझ ज़्यादा रहे, उसके कम रहे, उसको ज़्यादा बोझ न सहना पड़े, मैं ज़्यादा बोझ सह लूँ, ऐसी उन लोगों की इच्छा रहती थी। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर सारी थकान दूर कर लिया करते थे। अब क्या है, सुबह से जब वो गाड़ी में बनते थे तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते थे, लेकिन उनकी मंशा, इच्छा तो यही रहती थी कि मैं ज़्यादा वजन उठा लूँ, वो सोचता मैं ज़्यादा वजन उठा लूँ। दिन भर में जब काम करने के बाद में शाम को उनको खोला जाता था तो वो ऐसा एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान को दूर करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते, साथ बैठते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था।
नांद बच्चों वो होती है जिसमें कि बैलों को, गायों को खाने के लिए पर खली और भूसा, जो रचका इस टाइप से होता है ना, खली भूसा, ये उनके लिए नांद में। नांद एक नहर जैसी बनी हुई होती है मिट्टी की और ईंटों सीमेंट से बनती है नाद, उसमें खली भूसा डाल दिया जाता था जिससे कि वो दोनों साथ साथ उठते थे, साथ साथ बैठते थे, खाते थे, नाद में एक साथ मुंह डालते थे खाने के लिए, और एक का पेट भर जाता, एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी उसी समय मुंह हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब गोई यहाँ पर क्या है, दो बैलों की जोड़ी को कहा गया है गोई। झूरी जो था उनका मालिक, उसने उन गोई को, दो बैलों की जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वो क्यों भेजे जा रहे, बेचारे उनको, बैलों को क्या पता कि उनको किस लिए उनका मालिक अपने से दूर भेज रहा है। बैलों को क्या मालूम था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अब जितना उनको समझ में आया, उन्होंने सोचा कि मालिक ने हमको किसी और के हाथों बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। जब उनके मालिक ने उनको बेचा तो उनको ये बात सुहाई नहीं, भाई नहीं, कि उनको बहुत बुरा लगा कि हमको बेचा जा रहा है। कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों में पसीना आ गया। अब झूरी ने उन बैलों को कहाँ भेजा था बच्चों, अपने ससुराल, साले के पास में। तो जो उनका साला था उसको अपने उन दोनों बैलों को अपने घर तक ले जाने में, गया उस साले का नाम था, गया उसका नाम था, और उसको अपने घर तक उन बैलों की जोड़ी को ले जाने में पसीने आ गए। दांतों में तो पसीने नहीं आते हैं, पर यहाँ पर एक मुहावरा प्रथार्थ होता है कि दांतों में पसीने आ गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। तो यहाँ पर ये जो बैलों को वो घर ले जा रहा था, तो दोनों बैल ये सोचने लगे कि हमको ये बेच रहा है हमारा मालिक झूरी। और जब गया उसका साला आया झूरी का और उनको ले जाने लगा, तो दोनों ने कैसी हरकतें करी रास्ते में कि वो दोनों दाएं बाएं की तरफ भागने लगे, पगैया पकड़कर पीछे खींचने लगे, दोनों जोर लगाने लगे, और दोनों को जैसे ही वो मारने लगता तो वो सींग नीचे करके और हुंकारने लगते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अगर भगवान ने, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर भगवान ने उन बैलों को मतलब आवाज़ दी होती मनुष्य की तरह, तो वो झूरी से अवश्य पूछते कि हम दोनों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। अब बैल कह रहे हैं बेचारे कि अगर हमने तुम्हारी किस चीज़ में कमी रखी, क्या हमने तुम्हारे लिए नहीं किया, हमने सब तो सेवा की तुम्हारी, और अगर फिर भी तुम्हें मेहनत में कमी लग रही थी तो हमसे और काम ले लेते, लेकिन इस तरह बेचते तो ना हमको। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। बैल कहते हैं कि हम तो मर भी सकते थे तुम्हारे लिए, फिर तुमने हमको बेचा किस लिए। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक बहुत ही अच्छी तरह से पशुओं के मन की बात को अपनी भाषा में लेकर और समझा रहे हैं। पशु तो बोल नहीं सकते, ये हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ कितना सुंदर वर्णन जब लेखक ने किया है कि बैलों ने झूरी को, अगर उनके पास आवाज होती तो बैल झूरी से पूछते कि हमने तुम्हारी सेवा में कहाँ कमी रख दी, हम तो इतनी मेहनत कर रहे थे, हम तो तुम्हारे लिए मर भी सकते थे, फिर तुमने हमको मतलब क्यों भेज दिया। तुम कहते तो हम और काम कर लेते, हम जाने की मतलब उनको उससे झूरी से अलग होना उन बैलों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि हमको तो इसके पास जालिम आदमी, गंदे आदमी के हाथों हमको बेच दिया है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। अब शाम हो गई और दोनों बैल अपनी नई जगह पर चले गए। दिन भर के भूखे थे, सुबह से बेचारे बैलों ने कुछ खाया नहीं था, लेकिन जब उन्हें नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अपने मालिक से जब वो बिछड़े तो उन्हें इतना दुख हो रहा था बच्चों कि उनको जब खाने का दिया गया नांद में, खाने वाली जगह नांद, उसमें जो खाने का दिया गया तो उनमें से एक ने भी उसके अंदर मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, उनका मन अंदर से भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी सब बेगाने से लगते थे।
अब क्या कि जिस मालिक के साथ कई सालों से रहता है इंसान, तो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसे उससे प्रेम हो ही जाता है। लेकिन जब यहाँ पर झूरी ने उन बैलों को अपने साले गया के हाथों बेच दिया, तो उन झूरी को उन बैलों को बहुत दुख हुआ। तो बैलों ने क्या करा, शाम को जब वहाँ पहुंचे तो दिन भर से भूखे थे, पर उन्होंने खाना नहीं खाया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ छूट गई, ये तो सब कुछ नया है, नए लोग हैं, नए गांव है, नए आदमी है, कैसे हम लोग इनके यहाँ रहेंगे। तो उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। अब दोनों ने आपस में एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को कनखनियों से देखा। कनखनी जो आंखों के पीछे वाला जो जगह होती है ना बच्चों, उसको कनखनियां कहते हैं। और लेट गए और चुपचाप सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पहागे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पहागे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल इन्हें तोड़ सकेगा। पर दोनों में उस समय दुगनी शक्ति आ गई। एक एक झटके से में रस्सी टूट गई। अब क्या था कि रात को जब उनको बांध दिया दोनों को, तो दोनों जने कुछ खाया नहीं सुबह से। फिर दोनों जने एक दूसरे को देखने लगे टेढ़ी टेढ़ी निगाह से, आंखें टेढ़ी करके। फिर जब गांव सो गया रात को, तो दोनों ने क्या किया, इतनी मजबूत थी वो जिससे उनको बांधा गया था पहागे, उनको तोड़ के और वो दोनों जने वापस घर की तरफ भागे। दुगनी शक्ति आ गई थी, ऐसा लगता था उनमें दुगनी शक्ति आ गई थी। इतनी मोटी रस्सी तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने अपने मालिक के प्यार में आकर उन दोनों ने रस्सी तोड़ दी और रस्सी तोड़ के भागे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। अब क्या है, गराव क्या होता है बच्चों की, गले में बांधने वाली रस्सी, फुंदेदार जो रस्सी होती है उसको गराव कहा जाता है। बैलों के गले में उसको बांधी जाती है। अब जब उनका मालिक सो के उठा सुबह, तो देखा कि दोनों बैल वहीं पर खड़े हुए हैं और दोनों के गर्दन में आधी आधी रस्सी लटकी हुई है। गर्दन में घुटने तक की पांव कीचड़ में भरे थे उनके, और उनकी आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि तुमने हमको भेज कैसे दिया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा मनोहर था। अब झूरी को भी उन बैलों से प्यार तो था ही, तो झूरी जब सो के उठा तो उसने अपने दोनों बैलों को देखा और वो बहुत खुश हो गया। खुश होकर वह उनके पास गया और उनको गले लगा लिया। प्रेम से उनको गले लगाकर, प्रेमालिंगन मतलब प्रेम से गले लगाना, प्रेम से गले लगा लिया। और उनको चुंबन मतलब प्यार करना, तो उनको वो बहुत प्यार करने लगा। तो जो कोई भी ये दृश्य देखता, बहुत ही सुंदर दृश्य था। घर गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह पहली अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर और कोई भूसी। अब क्या था कि गांव में जिसने सुना, तो सारे बच्चे सब वहां पर आकर जमा हो गए और ताली बजा बजा कर उन बैलों का स्वागत करने लगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी गांव में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को बेचा गया या भेजा गया गांव से और वो वापस गांव में लौट आया हो। तो बच्चे इस बात से बहुत खुश थे। बच्चों ने सभा करी और बच्चों ने उन दोनों वीर जो बैल थे उनको अभिनंदन पत्र देने की, अभिनंदन पत्र वो होता है जो खुशी से एक सम्मान के रूप में दिया जाता है, उसे अभिनंदन पत्र कहा जाता है। तो वो देना चाहा बच्चों ने। तो कोई बच्चा जाके अपने घर से रोटी ले आया, कोई गुड़ ले आया, कोई चौकोर ले आया, कोई भूसी ले आया। तो बैल के खाने के लिए सभी अलग अलग प्रकार के साधन ले आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बच्चे ने क्या बोल दिया कि ऐसे बैल तो किसी के पास होंगे ही नहीं। दूसरे ने समर्थन किया। दूसरा बच्चा भी बोला, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे जन्म के आदमी हैं, उस जन्म के आदमी हैं, इनका प्रतिवाद करने का किसी का साहस न हुआ। अब ये हो गया बच्चों के, एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल तो किसी के पास होंगे ही नहीं, इतनी दूर भेज दिया इन दोनों को तो भी वापस अकेले चले आए। दूसरा बच्चा बोला, दूसरा अकेले चले आए। तीसरा बच्चे ने कहा कि अरे ये तो पिछले जन्म में आदमी होंगे, बैल तो होंगे नहीं। तो तीसरा बच्चा इस तरह से इनकी बात करने लगा। तो इन तीनों बच्चों ने जो बात कही, उसका प्रतिवाद, विरोध करने वाला गांव में कोई नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति को यही बातें सही लग रही थी। कौन सी? कि ऐसा बैल तो किसी के पास है नहीं, इतनी दूर से दोनों चले आए, ऐसे तो आदमी उस जन्म में आदमी थे। ठीक है, इस तरह की बात होने लगी गांव में।
जूरी की स्त्री ने बेलों का द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बेल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। अब जूरी की जो पत्नी थी उसे बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसके भाई के घर उसे बेलों को भेजा गया था और बेल वहां से भागकर आ गए थे। तो उसकी पत्नी को गुस्सा आया और पत्नी कहने लगी कैसे नमक हराम है कि नमक खाया तो भी इस तरह से हरकत कर रहे हैं, और उठ के एक दिन भी वहाँ काम किया नहीं, इन्होंने वहाँ का खाना खाकर आए, एक दिन भी वहाँ काम किया नहीं और भाग के यहाँ आ गए वापस से। जूरी अपने बेलों का आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? अब जूरी अपनी पत्नी से कहने लगा कि भाई तुम इनको नमक हराम क्यों कह रही हो? क्योंकि इनको चारा दाना तुम्हारे भाई ने दिया नहीं होगा, इसलिए बेचारे क्या करते, भाग के आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बेलों को खिलाना जानते हो, और तो कोई पानी पिलाना, सभी पानी पिलाकर रखते हैं। जूरी की पत्नी को भी गुस्सा आ रहा था। तो जब जूरी ने ऐसा कहा कि तुम्हारे भाई ने खाना नहीं दिया होगा, तो जूरी की पत्नी फट से बोल पड़ी कि अरे कैसी बातें करते हो, तुम ही खिलाना जानते हो क्या बेलों को? बाकी सब क्या पानी पिलाते हैं क्या? जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भाग आते? फिर जूरी ने अपनी पत्नी को चिढ़ाया और बोला कि चारा मिल जाता तो बेचारे क्यों भाग के आते? स्त्री चिड़ी। जूरी की पत्नी को गुस्सा आया, चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बेलों को नहीं सहलाते खिलाते, वो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग कर निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाने चाहे मर जाए। अब चूंकि उसके भाई के घर से बच्चों ये भाग कर आ गए थे बेल, तो उनकी पत्नी को तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था। तो पत्नी कहने लगी कि तुम तो एक नंबर के बुद्धू हो अपने पति को, क्योंकि तुम इनसे इतना काम लेते नहीं हो बेलों से, इसलिए ये यहीं आराम से रहना चाहते हैं। रगड़ के तुम लोग इनको जोतते नहीं हो, और ये दोनों तो है कामचोर, तो इनको काम करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये वहाँ से भाग कर आ गए। अब मैं देखती हूँ कि ये खाने में क्या खाएंगे। मैं तो इनको कुछ खली और चोकर कुछ भी नहीं डालूंगी इनको भूसे के सिवा, सिर्फ खाली सूखा भूसा दूंगी खाने में। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकदी कर दी गई कि बेलों को खाली भूसा दिया जाए। अब क्या हुआ, मजदूर जो थे उनके वहाँ जो काम करने वाले थे, उनको ताकीद कर दिया गया कि भाई इनको खली और भूसा ही देना खाने में, और कुछ देना नहीं है। बेलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका। जैसे ही बेलों ने खाने के लिए उस नांद में, खाने वाली नांद में मुंह डाला बच्चों, तो उनको सब कुछ खली भूसा उन्होंने कभी खाया नहीं था ढंग से, तो उनको फीका फीका लगा। न कोई चिकनाट थी, न कोई रस था, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? अब जूरी को दया आई बेचारे को कि भाई इतना गंदा भूसा खिलाया जा रहा है, तो वो आखिर जूरी तो मालिक था, बचपन से पाल पोस कर उनको बड़ा किया था। तो बोला कि जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा इनको वो भी दे दो, खली भी डाल दो इनको। तो उस नौकर ने कहा, मुझे मालकिन मार डालेगी। छुप कर डाला तो जूरी कहता है कि छुप के डाल दे थोड़ा सा। तो ना दादा, पीछे से तुम तो उन्हीं की कहोगे, पीछे से तुम उन्हीं के बारे में कहोगे क्या? तो इसके बाद वाला बच्चों हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। भाग नंबर 2 इसका हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक मैं आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आशा करती हूँ आप लोगों को अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।